हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आइए एक धमाकेदार शुरुआत करते हैं और आज जानते हैं 10th क्लास के साइंस का मॉडल पेपर। और यह मॉडल पेपर तैयार किया गया है आपके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की देखरेख में। इसमें कैसे कैसे स्पेशल क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं और कितने प्रश्नों की आप तैयारी कर चुके हैं, ये फाइनल रिवीजन के रूप में आज जानते हैं और देखते हैं कि आप इसमें से कितने प्रश्नों का सही और सटीक जवाब दे सकते हैं। तो बिना विलंब किए आइए देखते हैं आज का मेरा पहला क्वेश्चन इस साइंस से क्या होता है। यह रहा आपके स्क्रीन पर। पहला प्रश्न आपके सामने है कि सही विकल्प का चयन कीजिए और सही विकल्प में बताना क्या है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। काफी फेमस क्वेश्चन है लेकिन काफी आसान भी। ऑप्शन मिलेंगे 4, 1, 2, 3 या फिर 4। तो प्रकाश के अपवर्तन कहे तो इसका संख्या होता है प्रकाश के अपवर्तन के नियमों की और यह संख्या होता है 2, अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। साथ ही साथ यह भी जान जाए कि अगर आपसे सवाल में पूछा गया होता परावर्तन, तो प्रकाश के परावर्तन के भी 2 ही नियम होते हैं, अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, दूसरे नंबर में इसका जवाब एक बार देने का प्रयास करेंगे। और सेकंड क्वेश्चन आ गया जो अभी डिस्कस किए थे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, सारे डिस्कस से आपके सवाल बनते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो यह भी सही होगा ऑप्शन नंबर बी। मतलब प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 ही नियम होते हैं। चलिए आगे हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरे का एक बार जवाब जानने का प्रयास करेंगे और अगर आपको पता होगा तो कमेंट में जरूर बताएंगे। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सूक्ष्मदर्शी सामान्यतः अगर आपको जानकारी दे दें तो सामान्यतः प्रकाशीय जो यंत्र होता है, जिसको आप प्रकाशीय यंत्र के रूप में जानते हैं, इस प्रकाशीय यंत्र में सामान्य रूप से प्रयोग होता है उत्तल लेंस। चाहे वो सरल सूक्ष्मदर्शी हो, मानव नेत्र हो या फिर दूरदर्शी हो, उसमें मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस का। इसलिए हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर डी, उत्तल लेंस। चलिए चौथा क्वेश्चन स्क्रीन पर है, इसको जान के समझ के इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करते हैं। जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। देखिए इसमें कंफ्यूजन की थोड़ी सी चीज होती है, आज कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए। कह रहा है कि निकट की वस्तु को साफ नहीं देता, मतलब निकट की वस्तु जो है उसे नहीं दिखाई दे पाता, मतलब अखबार वो पढ़ रहा है तो उसे दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसको कौन सा दृष्टि दोष है? तो उसे दूरदृष्टि दोष होगा। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप जान जाइए कि अखबार नहीं पढ़ पा रहा है, जैसे आप मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल का भाग जो है उसे स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, मोबाइल में जो लिखावट है वो पढ़ नहीं पा रहा है, तो उसे कौन सा दृष्टि दोष होगा? दृष्टि दोष ए होगा, दूरदृष्टि दोष। ए ऑप्शन के साथ बढ़ेंगे आगे। चलिए आगे हैं आज के 5वें क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन का जवाब एक बार समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, मानव नेत्र में, अब देखिए अभी बात किए थे कि जो प्रकाशीय यंत्र होता है, मानव नेत्र भी एक प्रकाशीय यंत्र है और इसमें क्या प्रयोग होगा? उत्तल लेंस। तो अब देख लीजिए उत्तल लेंस का ऑप्शन किसमें है। आपको पहले में मिल गया है किसी प्रकार का लेंस नहीं होता, ये तो गलत हो गया। अवतल लेंस होता है, ये भी गलत हो जाएगा। उत्तल लेंस होता है, सी ऑप्शन में दिया हुआ है और यही सही होगा। इसका भी राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आप हमेशा याद रखें कि प्रकाशीय जो यंत्र होगा उसमें कौन सा लेंस प्रयोग होता है? सामान्यतः उत्तल लेंस। 6 नंबर का जवाब देंगे। 6 नंबर स्क्रीन पर है, इसको समझ के जवाब देंगे। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है? आपको बताना है। तो मानव नेत्र का जो प्रतिबिंब बनता है, जैसे मानव नेत्र इस प्रकार से अगर है तो मानव नेत्र के इस पक्ष भाग में एक भाग होता है जिसको हम लोग कहते हैं रेटिना। इसका नाम होता है रेटिना और इसे हिंदी में बोलते हैं दृष्टि पटल। तो इसी पर मानव नेत्र का प्रतिबिंब बनता है। मतलब इस प्रश्न का मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो प्रतिबिंब जो बनता है वो वास्तविक बनता है और साथ ही साथ याद रखेंगे वो उल्टा बनता है। प्रतिबिंब जो बनता है वास्तविक और उल्टा बनता है और मानव नेत्र के रेटिना पर बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, 7वें नंबर में इसका जवाब जल्दी से जानेंगे। प्रश्न है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा।
देखिए पहले तो आपको यह समझना चाहिए कि लघु पतन कहते किसको हैं। लघु पतन बोला जाता है जब धन आवेशित और ऋण आवेशित जो तार होते हैं वो दोनों एक दूसरे के किसी कारण से संपर्क कर जाते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं कि गर्म तार जो होता है वो ठंडे तार से आपस में जब संपर्क कर जाता है तो हमें लघु पतन, जिसे इंग्लिश में शॉर्ट सर्किट के नाम से जानते हैं, शॉर्ट सर्किट की क्रिया होती है। तो इसमें होता क्या है, तो इस क्रम में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। और इस प्रश्न का राइट आंसर देंगे हम ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे हैं आज के 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वें का जवाब जानने का प्रयास करेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, किसी बल्ब में 220 V और 2A की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा। अब यहां पर आप इस अगर न्यूमेरिकल को बनाना चाहते हैं, न्यूमेरिकल कैसे बनाएंगे, तो ओम के नियम से आपको पता होगा कि V इक्वल टू होता है आपके सामने IR। अब यहां से आपको R निकालना है, तो R का वैल्यूएशन क्या हो जाएगा, तो R का वैल्यूएशन हो जाएगा V बाई I। अब देखिए V का मान मेरे पास कितना है, विभवांतर दिया गया इस प्रश्न में 220, और देख लीजिए उसके बाद 2 एम्पियर की धारा दी गई है I का मान, तो इसके बट्टा में आप लिख लेंगे 2। अब 2 से 220 को कटाते हैं तो 110 बार में कटता है, मतलब इसका राइट आंसर होगा 110 ओम। और ये दिखता है किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आते हैं आज के 9वें प्रश्न को देखते हैं और 9वें क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न क्या है देखते हैं। R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधों का समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा। चलिए इसको दम विधिवत आपको करके बताते हैं, एकदम याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन बोर्ड मॉडल मान सकते हैं आप, ऐसे क्वेश्चन ही आपके एग्जामिनेशन में इस वर्ष देने के चांसेस हैं। पहले समझिए, अब R ओम के प्रतिरोध है, तो अगर इसे समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1/R मान लीजिए समतुल्य प्रतिरोध है, तो जोड़ना पड़ेगा 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, इस तरीके से आपको जोड़ना पड़ेगा ये n पदों तक, ये जोड़ना पड़ेगा आपको n पदों तक। अब n तक जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे, सबका एलसीएम आपके सामने r हो जाएगा, और 1 जोड़ेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1, इस तरीके से आपके सामने ये वैल्यू n तक आएगा। अब इसे टोटल सॉल्व कर लीजिए, 1 को यदि n टर्म तक जोड़ते हैं तो ये आपका हो जाता है n, और नीचे आपके सामने रह जाता है r। लेकिन अगर आप यहां से R का वैल्यू निकालिएगा तो R का वैल्यू निकल के आ जाएगा R बाई N, और ये दिख रहा है किस ऑप्शन में, तो ये दिख रहा है हमें C ऑप्शन में, मतलब इस 9वें प्रश्न को हम बताएंगे ऑप्शन नंबर C इज राइट आंसर। चलिए 10वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, इसको एक बार समझ के जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न अच्छा है और बेहतर भी। विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक। देखिए विद्युत धारा का एसआई मात्रक भी आपसे पूछा जा सकता है, कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए विद्युत धारा की प्रबलता पूछ देता है, तो घबराएंगे नहीं। विद्युत धारा की प्रबलता का मात्रक एम्पियर होता है, इसका ए ऑप्शन इज राइट आंसर, और एम्पियर को दर्शाने का भी संकेत हम लोग का ए होता है। बाकी ऑप्शनों पर भी ध्यान दे ले। वोल्ट ये आपका विभवांतर का मात्रक होता है, ओम ये हमारा प्रतिरोध का मात्रक होता है, और जूल ये कार्य या ऊर्जा का मात्रक होता है। इस बात का याद रखेंगे। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है 11 नंबर में। एक कार्य और करेंगे सभी लोग, जितने सही कर पाते हैं आप प्रश्नों को ये काउंट करते रहेंगे, और वीडियो के अंत में आप जरूर कमेंट में बताएंगे कि आज के इस पूरे सेशन में आप कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाए। प्रश्न है, धारा मापने के यंत्र को कहते हैं, याद रखेंगे कि धारा मापने वाला जो यंत्र है उसको आमीटर या एमीटर के नाम से जाना जाता है, उसे एमीटर के नाम से भी जाना जाता है, आमीटर भी देता है। और इस आमीटर का अपना आदर्श जो प्रतिरोध होता है, इसका आदर्श प्रतिरोध होता है 0। आमीटर को हमेशा और हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। आमीटर को कभी भी परिपथ में जोड़ा जाएगा तो किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। लेकिन अगर हमसे यहां सवाल पूछ देता कि धारा उत्पन्न करने वाली जो युक्ति होती है उसे क्या कहते हैं, तो धारा उत्पन्न करने वाली जो युक्ति होती है उसे विद्युत जनित्र या जनरेटर के नाम से जानते हैं। इस बात को भी आप याद रखेंगे, यह भी कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ देता है। तो चलिए 11 का राइट आंसर हो गया है ऑप्शन नंबर ए आमीटर। 12 आ गए हैं स्क्रीन पर, 12 को समझ के जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रतिरोध का एसआई मात्रक है,
तो प्रतिरोध, प्रतिरोध बताने का श्रेय जाता है, इसके नियम को बताने का श्रेय जाता है ओम नामक वैज्ञानिक को। 1826 में अपना नियम प्रस्तुत किए थे, जिसके द्वारा यह बताया गया था कि विभवांतर V जो होता है वो विद्युत धारा के समानुपाती होता है, और इसी में एक नियतांक मिलता है जिसको हम लोग प्रतिरोध R के रूप में जानते हैं, और वो अपने नाम से ही इसका SI मात्रक बनाए थे, जिसका संकेत कुछ इस प्रकार से होता है, और इसे पढ़ते हैं ओम। मतलब प्रतिरोध का SI मात्रक होगा ओम, जो दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए, एक क्वेश्चन के साथ साथ कई क्वेश्चनों का जवाब हम देते जा रहे हैं आपको, ताकि अगर इससे जुड़े क्वेश्चन आपको मिले अपने एग्जामिनेशन में तो आप उसका मजबूती से सामना कर सकें। 13 जानते हैं, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। पवन मतलब हवा, तो पवन चक्की की चाल जो होनी चाहिए उसकी चाल कम से कम आपको बता दें कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। ये बात अच्छे से गांठ बांधिएगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। और अगर यही सवाल पूछ दिया जाए कि पवनों का देश किसे कहते हैं, तो पवनों का जो देश है वो डेनमार्क को बोला जाता है। यह भी कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। पवनों का जो देश है उसे डेनमार्क के रूप में जानते हैं। डेनमार्क इज राइट आंसर, और इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है 14 नंबर। 14 नंबर का एक बार जवाब देने का प्रयास करेंगे और इसे समझ के बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। बायोगैस, बायोगैस कहते किसको है यह पहले समझना चाहिए। तो जो जीवों के अंश से गैस निकलता है उसे हम बायोगैस के रूप में जानते हैं। तो देखिए, लकड़ी से बायोगैस नहीं बनता है, यह गलत हो जाएगा। गोबर गैस, यह जीवों के अपशिष्ट से निकलने वाला गैस है, इसलिए यही इसका राइट आंसर होगा। सॉरी, माफ कीजिएगा, यहां पूछा कि स्रोत नहीं है, तो आपसे यहां सबसे ज्यादा सटीक, क्योंकि लकड़ी भी नहीं हो सकता लेकिन लकड़ी जीवों का अंश है, तो इसके अंतर्गत में हम कहेंगे सी सही होगा, नाभिकीय ऊर्जा। क्योंकि नाभिकीय ऊर्जा हमेशा और हमेशा यूरेनियम के विखंडन से, या कह सकते हैं यूरेनियम के विखंडन अभिक्रिया से प्राप्त किया जाता है। मतलब इसमें कहीं भी जीवों का अंश प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए हम कहेंगे कि सी इज राइट आंसर, नाभिकीय ऊर्जा इज राइट। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है आपके सामने 15 नंबर में, इसको समझ के जवाब देने का प्रयास करेंगे। 15 क्या है देखते हैं। ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है। तो हमें ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत किससे मिलता है, सूर्य से। उसी से तो हम सारे कह सकते पृथ्वी वासियों को ऊर्जा मिलती है। तो यहां पर इस क्वेश्चन का राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य इज राइट आंसर। 16 देख लेते हैं। 16 आ गया है आपके सामने केमिस्ट्री से क्वेश्चन, और इसका जवाब एक बार जानने का प्रयास करेंगे। आपके सामने एक समीकरण है, देख सकते हैं। कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराया गया है तो बना है कॉपर, और जल जो है अलग हो गया है। तो पूछा गया कि किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन 4 है, उपचयन, अपचयन, उदासीनीकरण या रेडॉक्स। अब देखिए, इसमें ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ संयोग है, या कोई ऐसे भी कह सकता है कि हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ संयोग है, तब जाके जल बना है। तो ऑक्सीजन का जब संयोग हुआ, हाइड्रोजन का भी जब संयोग हुआ, तो ऐसी क्रिया रेडॉक्स कही जाती है। मतलब अवकरण ऑक्सीकरण दोनों हुआ यहां पर, तो हम इस अभिक्रिया को रेडॉक्स कहेंगे। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 17 देखते हैं। 17 को समझ के जवाब देते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि सोडियम और क्लोरीन की जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो ये बन जाता है हमारा सोडियम क्लोराइड। ये विशेष तरीके से आप पढ़े होंगे। अब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 281, और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप जानते हैं 287। तो एक इलेक्ट्रॉन जो होता है इस क्लोरीन को दे दिया जाता है अपने अष्टक को पूरा करने के लिए, और ये 7 जो है ये बदल जाता है किसमें, 8 में। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण। तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो रासायनिक अभिक्रिया बनके तैयार हुआ है, इसमें हमेशा एक धातु होगा और दूसरा अधातु होगा। यह सामान्यतः देखने को मिल जाता है। और ऐसे अभिक्रिया में धातु धन आवेश को और अधातु ऋण आवेश को व्यक्त करता है। मतलब ऐसे अभिक्रिया को हम, या ऐसे यौगिक को वैद्युत संयोजी या विद्युत संयोजी के नाम से भी जानते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 17 का ऑप्शन नंबर बी।
चलिए आगे हैं आज के 18वें प्रश्न की ओर। 18वें का जवाब एक बार जानने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है कि सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है। देखिए काफी आसान क्वेश्चन पूछ दिया, लेकिन सोडियम से जुड़ी कुछ और बातों का डिस्कस पहले कर लेते हैं। सोडियम की परमाणु संख्या सब लोग जानते हैं, परमाणु संख्या 11 होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा गया होता कि परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो इसका परमाणु द्रव्यमान 23 होता है। और कुछ बातें, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया जाए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 11 अगर है इसका परमाणु संख्या, तो इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास बनेगा 281। पूछा जाए कि किस कक्ष में होता है, तो ये प्रथम आवर्त सारणी के पहले वर्ग में, मतलब पहले कक्ष में होता है। और किस वर्ग में, सॉरी किस आवर्त में होता है, तो ये तीसरे आवर्त में होता है। इतनी जानकारी आपको जाननी चाहिए सोडियम के बारे में। तो इस तरीके से इस प्रश्न का मेरा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11। 19 देखते हैं। 19 आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न क्या है, बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या है, 19 का बताना है। तो बेकिंग पाउडर बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को, या दूसरा इसका नाम दिया जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और यह दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, जिसका अणु सूत्र होता है NaHCO3। अब बात समझेंगे, इसे हम लोग खाने वाला सोडा के नाम से भी जानते हैं, विशेष तरीके से याद रखेंगे। इसे खाने का सोडा या खाने वाला सोडा भी कहते हैं, और बेकिंग पाउडर के नाम से भी प्रचलित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। 20 को देख लेते हैं। 20 का एक बार जवाब जानने का प्रयास करेंगे और काउंट करते रहेंगे आप कितने प्रश्नों का सही और सभी सटीक जवाब दे पा रहे हैं। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। विजातीय मतलब 4 जो आपको दिए गए हैं उस समूह में से अलग, उस समूह से अलग होगा वो विजातीय कहलाएगा। तो देखिए चूना पत्थर, चारों ऑप्शन देखते हैं, खड़िया, संगमरमर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसमें से आपको चुन के बताना है कि कौन जो है विजातीय चारों के समूह से। तो देखिए चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर, ये तीनों के तीनों कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं। एक बात याद रखेंगे, ये तीनों के तीनों डिफाइंड होता है कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में। इसका मतलब अणु सूत्र जो होता है CaCO3 होता है। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस ये अलग भाग हो गया। ये आपके बनाए जाते हैं जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस को गर्म करने पर। तो आपके सामने यही आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि डी जो होगा इन तीनों से अलग होगा, इसलिए हम कहेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर डी होगा। 21 देख लेते हैं। 21 को समझते हैं। निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। देखिए इसको याद रखेंगे, अम्लीय विलयन का पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होता है, याद रखिए। क्षारीय विलयन का पीएच मान जो होता है वो 7 से, जो 7 होता है इससे अधिक होता है। और अगर उदासीन की बात अगर कर ली जाए तो उदासीन विलयन का पीएच मान जो होता है ये 7 ये होता है। इन तीनों बातों को आप ध्यान से रखेंगे याद। तो यहां पूछा गया कि क्षारक, अब क्षारक का मान अगर पूछा है तो क्षारक बोला जाता है किसको, 7 से अधिक को। तो 7 से अधिक का मतलब यहां पर 7 से अधिक कौन है, 13 है। मतलब हम कहेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 22 देख लेते हैं। 22 है पीतल। पीतल क्या है तो आपको याद करा दें। चलिए इसके बारे में आंसर बस जानते हैं, लेकिन सबसे पहले जानिए पीतल। तो पीतल को आप याद रखें कि पीतल जो होता है ताजा होता है। एक छोटा सा ट्रिक है जिसे आप याद रख सकते हैं। ता का मतलब यहां पर याद रखेंगे तांबा, और यहां जो आपके सामने जा है इस जा से याद रखेंगे जस्ता। मतलब तांबा और जस्ता को जब एक साथ मिलाया जाता है तो इसी से बनता है पीतल। अर्थात तांबा और जस्ता 2 धातु है, दोनों को मिलाने से बनता है पीतल, इसलिए हम कहेंगे ये मिश्र धातु है। पीतल क्या होगा, मिश्र धातु। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए 23 को देख लेते हैं। 23 स्क्रीन पर आ गया है, ये भी आपके केमिस्ट्री से लिया गया है और काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन आज आपके सामने लाए हैं जो आपके एग्जामिनेशन में काफी मददगार होंगे। निम्न में कौन आयनिक यौगिक होगा या है। तो आयनिक यौगिक में देखिए सबसे पहले आप देख सकते हैं उसमें आपको एक धातु दिख जाएगा। आयनिक यौगिक कभी भी होगा तो धातु के साथ अधातु जुड़ा हुआ आपको दिखने को मिल जाएगा। अगर धातु के साथ अधातु मिल जाता है तो आप समझ जाएंगे वो आयनिक बंधन है। अब देखिए CH4, तो CH4 मीथेन होता है, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन दोनों अधातु है, ये नहीं होगा। CO ये भी दोनों अधातु है। और ये लास्ट वाला देखिए NH3 अमोनियम दिया हुआ है, इसका मतलब नाइट्रोजन हाइड्रोजन ये दोनों अधातु है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी CaCl2।
अब देखिए कैल्शियम यहां पर धातु है और क्लोरीन यहां अधातु हुआ, तो इसका राइट हुआ आंसर सी। 24 देखते हैं, 24 को जानने का प्रयास करेंगे। निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता? देखिए ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, कभी कभी ऐसे पूछा जाता है, वो जो पदार्थ होता है वो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, ऐसे भी पूछा जाता है। और यह भी पूछा जा सकता है कि किस पदार्थ या किस धातु से सबसे लंबी तार निकाली जा सकती है। तो ऐसा एक ही पदार्थ है जिसको हम लोग गोल्ड या सोना के नाम से जानते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 25 देख लेते हैं, 25 का जवाब जानने का प्रयास करेंगे। सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है? सरलता मतलब जो सरलता से बन जाता है। तो सबसे सरल हाइड्रोकार्बन जो होता है वो होता है मीथेन, जिसका अणु सूत्र होता है CH4। मतलब हम एल्केन समूह का हाइड्रोकार्बन है जिसका नाम है मीथेन। ऑप्शन ए के साथ इस 25 में बढ़ेंगे आगे। 26 को जानते हैं, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है? देखिए कार्बन जो है अगर वो हाइड्रोजन से संयोग करे तो क्या बनाएगा? तो कार्बन हाइड्रोजन जब एक साथ जुड़ेंगे तो कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे। ये तो एकदम सिंपल से सवाल था, अर्थात इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 27 को देख लेते हैं, 27 को समझ के जवाब देने का प्रयास करते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कितनी है? चलिए इसके लिए भी आपको कुछ जानकारियों को याद रखना चाहिए। सबसे अधिक जो मात्रा है हमारे ब्रह्मांड में वो है नाइट्रोजन का, जो लगभग है आपके पास 78%। इसके बाद मात्रा जो है ऑक्सीजन का है, ये आपके पास जो मात्रा है इसकी मात्रा हो जाती है लगभग 21%। और इसके बाद सबसे तीसरे नंबर पर आता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी मात्रा बताई गई है 0.03%। मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और इसके बाद जितने भी बाकी गैस बच जाते हैं वो 0.001% के रूप में गिने जाते हैं। चलिए 28 की स्थिति में आ गए हैं। 28 का जवाब एक बार ढूंढने का प्रयास करेंगे और आप काउंट भी करते रहेंगे आप कितने प्रश्नों का सही और सटीक जवाब दे पा रहे हैं। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो देखिए ओजोन बोला जाता है ऑक्सीजन के तीसरे परमाणु को, इसी को हम ओजोन कहते हैं। तो ओजोन के परमाणु में 3 मिले, मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कुछ और बातों का याद रखेंगे, जैसे पूछता है कि ओजोन किस ब्रह्मांड के किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो आपको बताना होगा पृथ्वी के ऊपरी सतह से। आपका जवाब होगा पृथ्वी के ऊपरी सतह से या वायुमंडल के ऊपरी सतह में। इसकी मोटाई कहां है? तो पृथ्वी जो हमारी है इस पृथ्वी से लगभग 32 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर के बीच की मोटाई जितनी भी है इसको ही कहते हैं ओजोन परत, जिसका अणु सूत्र क्या होता है? O3 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न 29 नंबर में आ चुका है। 29 का जवाब एक बार जानने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो आवर्त सारणी जो ये पूछा गया है ये मेंडलीव का आवर्त सारणी भी हो सकता है, लेकिन जनरल तरीके से आवर्त सारणी पूछा जाता है तो आधुनिक की बात की जाती है जो मोसले के द्वारा बनाया गया था। तो आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं और वर्गों की संख्या उपकक्ष के अनुसार टोटल 18 होता है, जिसके 18वें वर्ग में शून्य वर्ग के रूप में जाना जाता है, जिसमें निष्क्रिय गैस को रखा गया है। चलिए इसके बाद 29 के बाद देखते हैं 30वां प्रश्न। 30वां प्रश्न स्क्रीन पर है। बताना क्या है कि हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम की परमाणु संख्या, ऐसे इसका संकेत होता है He, इसकी परमाणु संख्या होती है 2 और ये एक प्रकार का निष्क्रिय या अक्रिय गैस है और इसे रखा गया किस वर्ग में? तो 18वें वर्ग में, जिसे शून्य वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अक्रिय गैस। चलिए 31 प्रश्न को देख लेते हैं। जैसा कि आप बता चुके हैं कि बहुत सारे डिस्कस करके हम आपको जवाब दे रहे हैं ताकि उससे जुड़े जो भी प्रश्न होंगे वो आप आसानी से जवाब दे सकें। ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन बोला जाता है पेड़ पौधों में पाए जाने वाले एंजाइम को। तो हम कहेंगे कि 31 का माफ कीजिए, पेड़ पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन को। ऑक्सीजन एक प्रकार का हार्मोन होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, पादप हार्मोन होता है। 32 देखते हैं, 32 को समझ सकते हैं। मनुष्य में वृक्क संबंधित है। अब वृक्क संबंधित किससे है ये बताना है। तो वृक्क जो होता है उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं किडनी।
किडनी बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन वृक्क जब हिंदी आ जाता है तो नहीं समझ पाते हैं। अच्छे से याद रखेंगे कि वृक्क जो होता है ये किडनी को बोलते हैं, जिसे गुर्दा के नाम से भी जाना जाता है, और ये हमारे शरीर में उत्सर्जन के लिए उत्तरदायित्व रखता है। ऑप्शन सी के साथ इस 32 में बढ़ेंगे आगे। 33 देख लेते हैं। 33 है, मानव में डायलिसिस थैली है। डायलिसिस थैली बोला जाता है जो हम लोग खून रिफाइन करते हैं उसको डायलिसिस या हिंदी में अपोहन कहते हैं। उसे हिंदी में बोला जाता है अपोहन और इंग्लिश में बोला जाता है डायलिसिस। तो मानव के अंदर ये जो खून रिफाइन होता है वो किस अंग के द्वारा होता है ये बताना है। जब वो अंग खराब हो जाता है तो उसके बाद हमें डायलिसिस की आवश्यकता कृत्रिम तरीके से होती है। तो 33 का आपका जवाब हो जाएगा नेफ्रॉन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए 34 देख लेते हैं। 34 का जवाब जानने का प्रयास करेंगे। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए भोजन का पचना, तो जब हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं भोजन के पाचन में, श्वसन में, और उसके बाद हम छोड़ते कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हमारे शरीर में कार्बन मिला होगा ऑक्सीजन के साथ, तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड बना। इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन का संयोग हुआ, हम इसीलिए बोलेंगे इसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, और ऑक्सीकरण अभिक्रिया को हिंदी में बोला जाता है उपचयन। इसलिए हम कहेंगे ऑप्शन ए इज राइट आंसर प्रश्न नंबर 34 का। 35 देख लेते हैं। 35 अच्छा क्वेश्चन है। हम ऐसे क्वेश्चन को एकदम कहेंगे बोर्ड मॉडल, बीएम लगा लीजिए इसको आप। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे इस बार, एकदम पक्का ठान लीजिए। और जितना हम क्वेश्चन बताए हैं और डिस्कस आपको ये करके बताए हैं, अगर आप ध्यान से उसे सुन लेते हैं तो 55% आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, और कह सकते हैं कि आप 40 जो करना है आपको, ये 40 आराम से कर पाएंगे आप। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? ये सवाल आपसे 35 में पूछ दिया गया है। तो ऐसे देखिए, मुकुलन द्वारा प्रजनन की क्रिया अगर पूछा गया तो आपको जवाब देना होगा ईस्ट, मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी। लेकिन कभी कभी पूछता है कि द्विखंडन, द्विखंडन द्वारा किसकी प्रजनन होता है? तो ये होता है हमारा अमीबा का। इस बात को भी याद रखेंगे। ऐसे मलेरिया ये कहीं से नहीं है, और पैरामीशियम जो है ये एक कोषीय जीव है जो द्विखंडन द्वारा ही अमीबा के जैसा विखंडन करता है, अर्थात प्रजनन करता है। लेकिन मुकुलन द्वारा प्रजनन कौन करेगा? ईस्ट करेगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए 36 को देख लेते हैं। 36 स्क्रीन पर है, इसको समझ लेते हैं। फूलों में नर प्रजनन अंग कौन होता है? तो फूलों में नर प्रजनन अंग पुंकेसर होता है। ऑप्शन ए के साथ यहां बढ़ेंगे आगे। 37 देखते हैं। गुणसूत्र बने होते हैं, तो गुणसूत्र जो होते हैं ये बने होते हैं आपके डीएनए, प्रोटीन और आरएनए, इन तीनों को मिला के। इसलिए हम कहेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 38 जान जाते हैं। 38 क्वेश्चन है कि कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ है, तो आनुवंशिकता की खोज करने का श्रेय जाता है ग्रेगर मेंडल को, ये तो सब लोग जानते हैं। और ग्रेगर मेंडल जो थे वो मटर के पौधे का प्रयोग करके ये पता लगाए थे। ये भी कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। अब यहां बताना कि आनुवंशिकता पदार्थ कौन होता है हमारे शरीर में, तो आनुवंशिक पदार्थ मुख्य रूप से सबसे ज्यादा प्रचलित है जिसका नाम है डीएनए, डीऑक्सी न्यूक्लियोड एसिड, पूरे नाम के तहत इसको जानते हैं। चलिए 39 देख लेते हैं। 39 को समझ के जवाब देते हैं। निम्नलिखित में कौन स्थलीय पारितंत्र नहीं है? स्थलीय पारितंत्र मतलब स्थल पर रहने वाला जीव नहीं है, आपको बताना है। तो इसमें आपके सामने जंगल, घास के मैदान, मरुस्थल, ये तो स्थल ही है। तो सबसे बड़ा ऑप्शन मिल गया आपको बी ऑप्शन में जो दिया हुआ है एक्वेरियम। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करने का प्रयास कीजिए ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके और अपने परीक्षा में मैक्सिमम अंक प्राप्त कर सके। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन जो 40वें नंबर में है, आपको बताना है CFC इसका पूर्ण रूप। तो CFC का पूर्ण रूप होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और यह दिया गया आपके सामने ऑप्शन ए में ही क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका एक और बात जानते जाएंगे कि ऑक्सीजन मतलब ओजोन परत होता है, इससे CFC के कारण नुकसान पहुंचता है इसको, अर्थात नुकसान पहुंचता है ओजोन परत को। ओजोन परत में क्षय होने के कारण यह CFC गैस ही होता है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही।
उम्मीद करते हैं वीडियो काफी ज्यादा आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ पुनः हम